2025, a new book, Chaos, 1987 में पब्लिश की गई, जेम्स ग्लीक द्वारा लिखी गई। अमेजिंग साइंस ऑफ अनप्रेडिक्टेबल। मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी जुरासिक पार्क देखी है उसने कहीं ना कहीं क्योस का नाम ज़रूर सुना होगा। कैसे उसमें वो मैथमेटिशियन जो है वो दूसरी फीमेल साइंटिस्ट के हाथ पे पानी रख के कहता है कि इधर से उधर ये कहीं भी बूंद जा सकती है, ज़रूरी नहीं इधर गिरे। तो छोटे छोटे वेरिएबल्स जो उस बूंद की ग्रेविटी पे अफेक्ट कर रहे हैं वो केओस थ्योरी उसमें बताई जाती है, जो आपका जुरासिक पार्क में बताई गई है। फिर उसी में एक एग्जांपल भी वो देते हैं कि कैसे किसी एक जगह एक तितली ने अपना पंख फड़फड़ाया तो कहीं और तूफान आ गया। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे किसी छोटी सी चीज़ से अफेक्ट हो सकते हैं। ये सबसे पहली बार मैंने जुरासिक पार्क में ही सुना था। तो मुझे लगता है वो यहीं से थी, वो यहीं से इंस्पायर हुई थी। पहले मैं किताब के बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए, ये साइंटिफिक बुक है। ये हाइपोथेटिकल्स में बिलीव नहीं बता रही है आपको। ये बेसिकली प्योर साइंटिफिक फैक्ट्स और साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक हिस्ट्री के बारे में ये किताब बता रही है। द केओस। कब किस साइंटिस्ट ने केओस को स्टडी करना शुरू किया, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या सोचा गया उस टाइम पे, वो क्या सोच रहे थे, कैसे इस केओस को मेन स्ट्रीम साइंस में लाया गया, किस तरीके से 80-90 साल लगे एक ऐसी साइंस को डेवलप होने में, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि क्वांटम फिजिक्स और दूसरी साइंसेस के पैरेलल खड़ी हुई है। मतलब ये अपने में एक अलग है, दुनिया ही अलग है पूरी। उसी चीज़ को बताती हुई ये किताब है केओस। सबसे पहले कोई लॉरेंस थे जिन्होंने काम शुरू किया था, और उन्होंने यही सोच के काम शुरू किया था कि छोटे छोटे वेरिएबल्स जो हैं वो कैसे डिक्टेट कर सकते हैं किसी लार्जर आउटकम को। बहुत डिटेल में तो देखिए, बहुत जैसे मतलब मैं अगर ऐसे कहूँ कि क्या मुझे ये पूरा केओस थ्योरी समझ में आई है, तो मैं ये कहूँगा कि नहीं। और इस किताब का पर्पस भी नहीं है कि केओस थ्योरी आपको पूरी समझा दी जाए, क्योंकि वो बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। उसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट, मैथमेटिकल मॉडल्स, फिजिकल मॉडल्स यूज़ करके उसमें निष्कर्ष निकाले गए हैं। इस किताब में ये बताया गया है कि किस सन में और कितने समय तक किस साइंटिस्ट ने कितना एफर्ट लगाया है थ्योरी और मॉडल और उसके जो मैथमेटिकल मॉडल है उसको डेवलप करने में। बहुत अच्छे तरीके से इस किताब में डिवाइड किया गया है इस किताब को। जैसे जो सेक्शंस और चैप्टर्स इसमें हैं, जैसे द बटरफ्लाई इफेक्ट जिसका मैंने बताया, एडवर्ड लोरेंस जो कि वेदर पैटर्न्स को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे बिल्कुल, कि वेदर कैसे चेंज हो जाता है। एक सिंपल जैसे हवा है, बहुत हल्की हवा अगर है, जैसे आप अगर पतंग उड़ाएं तो आप ये देखेंगे कि अगर जहाँ पे आपकी ऊंचाई तक हवा जिस भी लेवल पे हो, थोड़ी ऊपर जाके हवा थोड़ी बदल जाती है और ऊपर जाके और बदल जाती है। जब पतंग बहुत ऊपर हवा में होती है तो बिल्कुल अलग होती है। कभी कभार अचानक से पतंग लहराने लगती है, आपको लगता है अरे बीच में कुछ हवा डिस्टर्ब हुई है, जबकि ओवरऑल तो हवा नॉर्मल चल रही है। ओवरऑल जो पूरा विंड पैटर्न है आपको लगेगा कि बिल्कुल प्लेन और सादा है। तो फिर ये बीच में छोटा सा क्या हो जाता है, ये टर्बुलेंस, ये चेंजेस, ये क्या हो जाते हैं। एडवर्ड लोरेंस ने सबसे पहले इसको पढ़ना शुरू किया, इसके ऊपर फोकस रिसर्च करना शुरू किया। उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल बनाने शुरू किए जिसमें जो हमारे रियल वर्ल्ड वेदर पैटर्न्स हैं इनसे हट के थोड़ा सा बहुत सिंप्लीफाई कर दिया कि यार 1-2 फैक्टर डालते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने अपने मॉडल्स और के जरिए कुछ ग्राफ्स बनाए जिसमें दिखाया कि ऊपर नीचे हो रहा है, एक सिंपल पैटर्न आ रहा है। कंप्यूटर्स का एडवेंट के साथ जो लॉरेंस थे उनको अपने मैथमेटिकल मॉडल्स को इस्तेमाल करके और डिटेल वेदर पैटर्न्स बनाने में मिला। तो इवेंचुअली उन्होंने क्या देखा कि वो एक्चुअल में ऐसे वेदर पैटर्न्स मैथमेटिकली बना सकते हैं जो कि हमारे नॉर्मल वेदर को मतलब
के जैसा बिहेव करते हैं। अब वो हवा नहीं चलाने लग गए, लेकिन वो वेरिएबल्स और फैक्टर्स के जरिए ये बताने लग गए कि इतनी देर के लिए हवा बहुत तेज चल गई, फिर ये कम हो गया, इस तरीके की चीज़। एडवर्ड लॉरेंस ने जो ये रिसर्च करी, ये बहुत ही ये शुरुआती दौर की रिसर्च कही जाती है, और मैं इसका कोशिश करूँगा मैं इसका टाइमिंग बताने की। तो दिस वाज अराउंड 1938 के अराउंड, मतलब 19 सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की बात है। एडवर्ड लॉरेंस बहुत शिद्दत से इसको परस्यू करने लगते हैं, नहीं 1960 में, सॉरी, हाँ सॉरी 1960 में। तो मतलब ये क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की डेवलप की हुई साइंस है, और इसमें जो साइंटिस्ट जिन लोगों ने इस पे काम किया, जिन लोगों ने अलग अलग जगह, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। हुआ ये है कि पत्ती का शेप ऐसा क्यों बनता है, बिजली जब कड़कती है तो ऐसे 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 क्यों जाती है, हमारी नसें जो हैं वो एक पैटर्न में, जैसे नहीं आप देखते हो तो इस तरीके के पैटर्न होते हैं। मैं एक फोटो इसमें होगी, वो जैसे ये जो पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न देखिए, आपको लगेगा ये नेचर के पैटर्न होते हैं। नेचर हमेशा कोई भी काम सीधी लाइन में नहीं करता, कुछ ना कुछ उसमें टेढ़ा मेढ़ा जरूर होता है। तो इसकी स्टडी, ये बेसिकली क्या था, लोग इसको, साइंटिस्ट लोग इसको नॉइज, फ्रिक्शन, टर्बुलेंस कह के इग्नोर कर देते थे, कभी इसको ध्यान नहीं देते थे। वो हमेशा हमने भी जब फिजिक्स सॉल्व करी तो हमारे फिजिकल मॉडल में हमेशा एक रखते थे कि एज्यूम फ्रिक्शन इज 0, मतलब आप अपने इक्वेशंस को फोकस करके सोल्यूशन निकालिए न्यूमेरिकल्स का, लेकिन एज्यूम फ्रिक्शन 0 है, जबकि ये किताब फ्रिक्शन को 0 नहीं मानती है। केओस मीन्स दैट whatever you do will never result in exactly predictable answers. दिस इज वॉट केओस इज। बहुत ज्यादा डिविएट नहीं करेगा। एक पत्ती, अगर पीपल का पत्ता ऐसे है तो वो ऐसा ही दिखेगा, लेकिन हर पीपल का पत्ता उसी शेप का होगा ऐसा नहीं है। इंसान सब हमारी तरह हैं, आंख नाक कान मुंह, लेकिन सब एक जैसे नहीं दिखते हैं। तो ये विद इन बाउंड्रीज रह के, एक बाउंड्री के अंदर रह के चेंजेस जो आते हैं, उसको केओस का नाम दिया गया है। और इस किताब में ये बताया गया अलग अलग चैप्टर्स और सेक्शंस में कि कैसे हर जगह केओस दिखती है। वेदर पैटर्न्स में केओस दिखती है, बायोलॉजिकल पैटर्न्स में केओस दिखती है, पेड़ पत्ती फूल, हमारा इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, हमारी आंखें, ज्योग्राफी में केओस दिखती है, स्पेस में केओस दिखता है। तो अब जैसे क्यों नदी जब बहती है तो ऐसे 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 होती चली जाती है, कहीं कहीं से मुड़ जाती है, क्यों वो सीधे नहीं जाती, कैसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसे। क्यों जब कोई स्नोफ्लेक या बर्फबारी होती है तो जो स्नो निकलती है तो वो अजीब सी तरीके से ऐसे ऐसे, ये नेचर का पैटर्न है क्या। जबकि आप देखोगे कि वो कभी भी एक बहुत बड़ी बाउंड्री को पार नहीं करती कोई चीज, वो हमेशा एक बाउंड्री के अंदर से। बारिश है तो कम ज्यादा होगी बारिश, लेकिन वो सीजन में बारिश ही रहेगी। मतलब जो एक ब्रॉडर पैटर्न है उसके अंदर जो वेरिएशन आते हैं, जिसको हम लोग रैंडमनेस कहते हैं, उसको स्टडी उसके ऊपर जो स्टडीज हुई हैं अलग अलग साइंटिस्ट ने जहां जहां जो स्टडी करी है, उसको इस पूरे किताब में डॉक्यूमेंट किया गया है। मुझे ऐसा लगता है ये किताब इसलिए लिखी गई थी कि आम जनता में केओस को लेकर जागरूकता बनाई जाए और ये बताया जाए कि कोई नई साइंस डेवलप की जा रही है जिसमें आपकी तवज्जो चाहिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट चाहिए, जिसमें जब पब्लिक का इंटरेस्ट होगा तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेंगी और किताबें बिकेंगी और एक माहौल तैयार होगा कि और साइंटिस्ट इसमें जाएंगे, इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि जब प्रकृति की रचना हो रही थी, जिसने करी नहीं करी अपने आप हुआ, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन जब हो रही थी तो सारे इंग्रेडिएंट्स रखे गए, एनर्जी डाली गई, ये डाला गया, वो डाला गया, ठीक है। और फाइनली जो प्रकृति की संरचना शुरू हुई तो उसमें थोड़ी सी केओस फेंकी गई। केओस मतलब हिला दिया गया। अब केओस यही है, केओस सेट, डिजाइन और पैटर्न्स के अंदर जो हलचल है वो केओस है। जब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि धरती का जन्म कैसे हुआ, तो भाई
गैसेस थी, खूब सारी गैसेस थी, वो उनसे गोल गोल एक जगह क्लम्प होने लग गई। क्लम्प क्यों? क्या जरूरत थी उनको क्लम्प होने की? क्योस की वजह से क्लम्प हुई। जब वो भरते भरते वो सूरज बन गया तो उसका जो बची खुची गैसेस थी वो आपस में टकराई और वो गोल जगह एक एक जगह इकट्ठी होने लग गई। वो क्यों हुआ? वो क्यों घूम रही थी? वो क्यों एक जगह इकट्ठी हो रही थी? वो क्यों बिखर नहीं गई? वो केओस है। सेट बाउंड्री के अंदर, जैसे मिल्क शेक जब हम बनाते हैं तो एक सेट बाउंड्री होती है, उसके अंदर हम घुमा देते हैं कोई चीज तो कितना भी मंथन हो, कोई भी इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो उस बाउंड्री के अंदर ही रहेगा। यही काम सोलर सिस्टम में भी होता है। सूरज बना तो वो एक जगह बन गया, वो अपने आप इकट्ठा होने लग गई चीजें, लेकिन अब उसमें बल कोई भी इस्तेमाल हुआ हो, कोई भी अट्रैक्शन फोर्सेस इस्तेमाल हुई हो, लेकिन वो फोर्सेस जो बिहेवियर दिखाएंगी वो केयोटिक बिहेवियर होगा। मतलब वो एक बाउंड्री के अंदर रैंडमनेस लेके चला आएगा। फिर जब पृथ्वी बन गई तो पृथ्वी के अंदर जीवन की उत्पत्ति भी ऐसे ही हुई। उसके लिए भी क्योस नेसेसरी। उसके लिए अमीनो एसिड अपने में नहीं काम कर रहे हैं, अपने में जिंदा नहीं रह सकते। वो पहले जीवन को बनने के लिए जो दूसरी चीजें लाइफ के लिए जरूरी है, कार्बन, नाइट्रोजन और फलाना, एंड देन ऐड सम chaos टू इट, एंड दैट chaos विल ब्रिंग अ रैंडमनेस विद इन सर्टेन बाउंड्री। एक क्षेत्र के अंदर रैंडमनेस। जैसे क्रिकेट का मैच अगर होगा तो क्रिकेट की बॉल एक बाउंड्री के अंदर ही रहेगी, उसके बाहर कोई खेल नहीं होता है। वो छक्का चला जाएगा या बाउंड्री के बाहर चली जाएगी, ये कहा जाएगा, लेकिन उस बाउंड्री के अंदर कहीं भी जा सकती है। ये केओस है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बैट्समैन किधर ही मारेगा। अटेम्प्ट करते हैं बॉलर, कभी कभार सफल होता है, कभी कभार। ये केओस है। द रैंडमनेस एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ एनी सिस्टम इज केओस। बहुत ज्यादा मैथमेटिकल डिटेल्स में मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैं भी मैथमेटिक्स इतना समझा नहीं पाऊंगा। ऑल्दो इक्वेशन बहुत सिंपल इसमें समझाई गई हैं। एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छी तरीके से बताए गए हैं कि किस साइंटिस्ट ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया और कैसे उसने प्रिडिक्ट करने की। जैसे कि एक इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया कि जब प्लेन उड़ते हैं तो टर्बुलेंस क्यों होती है। ऑल्दो सब कुछ सही स्मूथ चल रहा है तो ये ऐसे ऐसे प्लेन क्यों। आप अगर जिसने भी प्लेन में सफर किया वो देखेगा कि प्लेन कोई रोड नहीं, गड्ढा नहीं, लेकिन गड़गड़ गड़गड़ ऐसे हो रहा है प्लेन। तो आपको यार हवा में ये कैसे हो सकती है? तो इसे टर्बुलेंस का नाम दिया गया। टर्बुलेंस के ऊपर बहुत रिसर्च की जाती है कि इसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि प्लेन को नुकसान पहुंचाती है, फ्लाइट डिस्टर्ब कर देती है, कभी कभार क्रैश भी करवा देगी। टर्बुलेंस को स्टडी कभी नहीं किया गया। फिर टर्बुलेंस को स्टडी करने के लिए कुछ साइंटिस्ट लोग लगे कि आखिर ये है क्या चीज। हवा चलती हुई अगर एक ऐसे घूम रही है सिलेंडर के अंदर, तो वो ऐसा नहीं कि हर एक एटम लाइन में ऐसे ऐसे घूम रहा है, वो बीच बीच में करंट्स बन जाएंगे, वो गोलाई आ जाएगी थोड़ी सी। तो ये स्टडी की गई। बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में भी ये हो जाता है। मुझे ऐसा फील होता है कि प्रकृति के चलने में और प्रकृति के सृजन में केओस का बहुत बड़ा हाथ है। सारी इंग्रेडिएंट होने के बाद लकड़ी रख दी, घी रख दिया, वो रख दिया, लेकिन आग जलाने के लिए जो चिंगारी चाहिए वो केओस है। वरना सारी चीजें वैसी, कार्बन, हाइड्रोजन सब वैसे का वैसा धरा रहेगा और ना राजकिरण सिंह होंगे, ना आप होंगे, ना ये फोन होगा। केओस सिस्टम में रैंडमनेस लाती है जिससे प्रकृति चलती है। ये मैंने समझा इसको पढ़ के। ऑल्दो ये किताब में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें तो प्रॉपर तरीके से साइंटिस्ट और उन्होंने जो रिसर्च करी उसके बारे में बताया गया। बता यही रहे हैं कि कैसे आप देखोगे कि पत्तियां एक दो पेड़ कभी भी टकरा भी नहीं रहे और वो अपने में ही ढूंढ लेते हैं जगह। कभी आपने किसी पेड़ को देखा है कि बिल्कुल लाइन से इधर उधर, वो अपने हिसाब से इधर उधर शाखाएं बनाता है, उसकी पत्तियां भी अपने हिसाब से बनती हैं। आपको लगेगा कि सब रैंडम है, जबकि वही रैंडमनेस एक पत्थर में भी मिलेगी, वही रैंडमनेस नदी के पानी में मिलेगी, वही रैंडमनेस आपको मिलेगी जब आप पानी में एक बूंद कलर की गिराते हो तो ऐसे ऐसे उड़ता चला जाता है। ये सेम चीज हर जगह कॉमन है। इसलिए केओस को एक अलग साइंस की तरह रखा गया कि ये किसी एक पैटर्न के लिए नहीं आता है। अगर आप लार्ज स्केल गैलेक्सीज देखेंगे तो एंड्रोमेडा और मिल्की वे टकराएंगी और कैसे वो गोल गोल घूमेंगी, वो रैंडम होगा, वो केओटिक होगा। उसको स्टडी करने के लिए आप
सेम पैटर्न देखेंगे कि पेड़ों की पत्तियां भी वैसी हैं, सिलिकॉन क्रिस्टल्स भी उसी तरीके से बन रहे हैं, घोंगे का जो स्नेल का जो शेल है वो भी कुछ वैसा केओटिक बिहेवियर दिखाता है। तो दिस इज व्हाट chaos is, and this book tells whatever has been done, researched by different scientists at what stages, and finally what will be the future of chaos, हम लोग और किधर जा रहे हैं। तो बहुत डिटेल मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि जितना मुझे समझ में आया वो मैंने आज सब बता दिया। कभी मैं अपना दोबारा भी पढ़ूंगा तो फिर मैं यही कहूंगा, इसके आगे तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। इसमें पढ़ना चाहिए किसी को या नहीं पढ़ना चाहिए, तो भाई दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिस पे हम लोग अपना टाइम बर्बाद करते हैं, लेकिन किसी नई चीज को जो आप अपनी आंखों से देखें कि यार कैसे इंसानों ने एक चीज को पढ़ना शुरू किया, उसकी साइंस बनाई, उसे समझने की कोशिश करी, तो मैं कहूंगा इस किताब को जरूर पढ़ें। क्योंकि हम लोग टाइम तो बहुत जगह बर्बाद करते हैं, टीवी देखने लग जाएंगे, वो लग जाएंगे। ये किताब आपको ऑल्दो सीधे सीधे कोई फायदा नहीं देगी। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, मुझे केओस क्या बताएगी, ठीक है। मैं तो चाहता हूं कि केओस कम रहे, लेकिन होती है। तो मैंने क्यों पढ़ी, मुझे क्या मिला इससे? मुझे ये मिला, इससे समझ में आया कि रैंडम सिस्टम्स जब बिहेव करते हैं एक बाउंड्री के अंदर रह के, तो उसका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है। आप पता नहीं कर सकते हो क्या होगा। बच्चे को बड़ा कर रहे हो, केओटिक बिहेवियर है। आप सुबह गाड़ी से निकलोगे, आपको ऑफिस जाना है, कहीं जाना है, उस दौरान आपके पास ये सेट बाउंड्री है सिस्टम की, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, ये केओटिक होगा। कोई जरूरी नहीं आप इधर उधर चलोगे, हो सकता है भिड़ जाओ, किसी से कुछ हो जाए, या कहीं और से कोई कुछ करता आ रहा, आपके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। तो इस किताब को पढ़ के मुझे मेरे आसपास का जो रैंडम और केओटिक बिहेवियर है, जो जिसकी कोई तुक नहीं बनता, कभी कभार हम लोग अपने पेड़ों को काटते रहते हैं, गोल गोल छट जाए, हो जाए। पेड़ अपने हिसाब से बढ़ता है, उसकी एक सेट ज्योमेट्री है, लेकिन उस ज्योमेट्री को कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, लेकिन है उसकी ज्योमेट्री। तो इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि दुनिया जो है वो ऐसी क्यों है। इंसानों ने एक्चुअल में न सिर्फ सृजन को समझने की कोशिश करी है, बल्कि जो ये चल रहा है ये इतना रैंडम क्यों है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं इंसान। इस किताब से ये पता चलता है। साइंटिस्ट लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं ये ऐसी ही क्यों हो रही हैं। हम जिस चीज को एक्सपेक्ट करते हैं कि सीधी चलेगी, ये ऐसे ऐसे क्यों होने लगती है, इसको समझने की कोशिश करी गई है। ये इंसान इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट करके आम जनता तक पहुंचाया गया है। पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए। लाइब्रेरी में आई फील प्राउड कि मेरी लाइब्रेरी में इसकी जैसी किताब है। बहुत सी साइंटिफिक किताबें मैंने पढ़ी, कुछ नेचुरल सिलेक्शन और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, दुनिया भर की चीज़ों पे मैंने, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ब्लैक होल तो बहुत दूर है, हमें क्या मालूम ब्लैक होल कहाँ नहीं। ये तो केओस तो मेरी डेस्क पे भी है, मैं एक पानी रख दूं ग्लास में, उसमें भी केओस है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया नगीना मेरी लाइब्रेरी कलेक्शन का, बहुत अच्छा। मुश्किल लगा मुझे समझने में, समय भी लगा और मुश्किल भी लगा, लेकिन बहुत बढ़िया चीज मुझे लगी। मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मनुष्य ये समझने की कोशिश कर रहा है कि प्रकृति जो जैसी चल रही है वैसी चली क्यों रही है। अब आप लोग भी पढ़ें, खरीदें, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बोरिंग भी लग सकती है, लेकिन 100% रिकमेंडेड केओस थ्योरी।